नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के पहले आज विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को परोक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल धारा 370 को बच्चे की तरह गोद में पाला और क्या ऐसे लोगों को नाम बदलने के बाद भी वोट दिया जा सकता है। शाह भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए धारा 370 का जिक्र किया। इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर वहीं राजधानी दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी पार्टियों को मणिपुर के ऊपर चर्चा से भागने वाला बताते हुए उन्हें कल संसद में चर्चा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर से लौटे सभी 21 विपक्षी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि कल सदन में मणिपुर पर चर्चा में शामिल हों और अपने अनुभव भी हमसे साझा करें। हम पहले दिन से ही मणिपुर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद के पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मणिपुर को लेकर देश के सामने अपनी बात रखी और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, अत्याचार, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या मणिपुर हो, सब पे ही दुख भी जताया और कठोर कदम उठाने के लिए राज्य की सरकारों से भी कहा। अभी पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि कुछ विपक्षी दल के सांसद मणिपुर गए। मैंने तो उस दिन भी अनुरोध किया था कि बंगाल भी आइए। मैं भी पिछले कल बंगाल में था। वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ी, लेकिन शायद ये विपक्षी दल बंगाल की महिलाओं में, राजस्थान की महिलाओं में, बिहार की महिलाओं में और मणिपुर की महिलाओं में भी भेदभाव कर रहे हैं, उनके अधिकारों में भी भेदभाव कर रहे हैं। हमने चर्चा के लिए तो पहले दिन से ही कहा था कि मणिपुर पर चर्चा ही हो जाए। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? और 2 हफ्तों में एक दिन भी वो चर्चा के लिए नहीं आए और अभी भी अगर वो मणिपुर गए हैं तो वापस आकर क्या वो कल चर्चा में भाग लेंगे?
मेरा एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि विपक्षी दल चर्चा में भाग लें, अपनी बात वो भी कहें और ये भी सुने कि जब विपक्ष में, अब तो वो विपक्ष में है, लेकिन जब वो सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब कई कई महीनों तक मणिपुर जलता था, मणिपुर बंद रहता था। मणिपुर में उस समय पेट्रोल की कीमतें 5-5 गुना ज्यादा होती थी, मिलता नहीं था पेट्रोल डीजल। मेरा इतना ही कहना है कि ये लोग जो केवल बयान देके चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ये बयानों से मुक्ति पाकर चर्चा में भाग लें। ये सभी माननीय सांसद आए, पार्लियामेंट में कहें, और कौन रोक रहा है? इनका अधिकार है पार्लियामेंट में आके बोलने का, कौन रोक रहा है? लेकिन चुने हुए हैं, लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे, सड़क पे जाके बोलेंगे। मैं फिर कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले भी अपनी बात कही, और मैं फिर याद करवाता हूं, पूर्व में तो किसी भी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर कभी भी हिंसा हुई, जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं मणिपुर में उस समय की गई, तब भी कांग्रेस के समय कोई प्रधानमंत्री नहीं बोले, कोई गृह मंत्री नहीं बोले। केवल एक बार गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था। ये देश को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष का चेहरा साफ नजर आना चाहिए कि ये केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चित होने का प्रयास कर रहे हैं। संसद के पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मणिपुर को लेकर देश के सामने, वहीं इंदौर में जहां एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह की कई कार्यक्रम हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी शहर में आदिवासी युवा पंचायत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मामा का वध भी कन्हैया ने ही किया था। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है, मामा का, और मामा के एक संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। यह संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आंख खोल करके देखने की जरूरत है। इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासी के लिए महाविद्यालय क्यों बनाएगा? और जब चुनाव आ गया है, 20 साल से सरकार चला रहे हैं, जब चुनाव में 20 महीना बचा है, तब इनको बहन जी लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे। चचा, आप 2000 रुपया अपने पास रखिए, ये बताइए कि 350 का सिलेंडर 1400 रुपए में क्यों मिल रहा है? 750 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है। बहनें यहां पे बैठी हुई हैं, 2000 रुपया दे दीजिएगा तो 2 महीना ठीक से 2 मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। ठगते हैं, ठग रहे हैं हमको। आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आप पे। 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जीव सेवा को ही शिव सेवा बताया है। एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जब सब मिलकर लड़ते हैं तो समाज विजयी होता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हम एक दबे हुए राष्ट्र की तरह थे, अब उठकर खड़े हुए हैं और ऐसा हम सभी की इच्छा है कि इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीव सेवा ही शिव सेवा है और जीव और शिव एक ही है। इससे अनेक काम हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने देश में जितना खराब होता है, ऐसी चर्चा होती है, उससे 40 गुना ज्यादा कम से कम अच्छा हो रहा है। ये घूमते समय मैं देखता हूं, जो आंख और कान खुले रखकर घूमेगा उसको ऐसे दिखेगा। बड़े से बड़े व्यक्ति भी अच्छे काम कर रहे हैं, सामान्य अज्ञे से व्यक्ति भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बिना कीर्ति की आशा के, बिना पुण्य की आशा से, बिना किसी भय के, मजबूरी के, स्वार्थ के। केवल अच्छा करने से अपना जीवन अच्छा होता है, मनुष्य का जीवन बनता है, इसलिए करते। और उसी कड़ी में आज का ये काम इतने सारे लोगों के हाथ लगकर जैसे गोवर्धन उठता है सबकी लकड़ियों पर, वैसे उठा है। और वास्तव में जिसकी उंगली लगती है उसका मंदिर भी यहां पर हुआ है। तो ऐसे शुभ अवसर पर टेढ़ा रास्ता करके मैं न आता तो मैं ही एक अच्छे अवसर से वंचित रह जाता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, यहां उपस्थित किया और आप सब ने सब बता दिया। उसके बाद भी कुछ बोलना था। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा विपक्ष के मणिपुर दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सांसदों द्वारा मणिपुर दौरे के बाद जो बयान आया वो दुखद है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, संवेदनशील मामलों में संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए, सनसनी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हम संसद में खुली बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन वे चर्चा से भाग रहे हैं। कल से फिर से राजनीति शुरू होगी। संसद को किस तरीके से बंद करना है, यही उनकी रणनीति रहेगी। समाधान उनकी रणनीति कभी नहीं रहती। देखिए, जहां तक अपोजिशन के जो एमपीज थे वो आज मणिपुर गए थे। मणिपुर से आने के बाद जिस प्रकार का बयान उनका आया है, चिंताजनक है, दुखद है। राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां भी संवेदनशीलता होती है वहां सेंसिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए, वहां सनसनी नहीं होनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप शुरू से ऑपोजिशन के रवैया को देखिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी कहते हैं खुली चर्चा के लिए, बहस के लिए हम तैयार हैं, आप आइए, बहस में जो सवाल पूछना चाहते हैं, चर्चा में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। चर्चा से भाग रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप देखिएगा कल से फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। संसद को किस प्रकार टप करना है, पार्लियामेंट को किस प्रकार से बंद करना है, यही उनकी रणनीति रहेगी। सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये उनकी रणनीति नहीं रहेगी। सुलझाना ये कभी रणनीति नहीं रहती है, उलझाना यही उनकी रणनीति रहती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ के बाद हिमाचल के हालात को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भी बाढ़ आई, लेकिन 3 दिनों के भीतर राज्य की सड़कें संचालित कर दी जाती थीं, लेकिन अब 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, सड़कें अभी भी संचालित नहीं हो पाई हैं। बाढ़ से राज्य के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। सेब सीजन अपने चरम पर है, अभी भी सड़कें बदहाल स्थिति में बनी हुई हैं। नितिन गडकरी जी से भी बात करेंगे इस सारे विषय में, और खासतौर से ये जो सड़क है, इस सड़क के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि एमडीआर में ऑलरेडी कवर्ड है ये, और इसको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ताकि इसको रिस्टोर किया जा सके। सेब के सीजन के दौरान कम से कम गाड़ियों की आवाजाही के लिए इसको शुरू कर सके ठीक प्रकार से, ताकि एप्पल की फसल हमारी मार्केट तक पहुंच सके। और ठेव हटकोटी रोड जो है उसके सिलसिले में भी बातचीत करेंगे। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैं दूसरी बात यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट जब थी, ये उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि बरसात नहीं आई, उस वक्त ऐसा नहीं है कि बाढ़ नहीं आई, नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन 3 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश के जो मेजर जो रोड होते थे उनको हम खोल करके सुचारू रूप से हम संचालित कर देते थे, शुरू कर देते थे। यहाँ 15 दिन हो गए, 15 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक भी ये सारी सड़कें ठीक तरह से नहीं चल पाई।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना लाडलियों के लिए नहीं है, ये लाडलों के लिए है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश में नंबर 1 जरूर है, लेकिन ये प्रदेश देश में अपराधों में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में नाबालिग के साथ रेप के मामले में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। मध्य प्रदेश में 90% मामले तो सामने आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब देश देख रहा है। मध्य प्रदेश क्या है? आपने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा है? मध्य प्रदेश तो आदिवासियों का क्षेत्र है। इसमें कितने लोग थे? केवल आदिवासी यहां रहते थे, बाकी तो 100 साल पहले, 150 पहले, 50 साल पहले आए और पट्टा आपको उनको देना था। आज आप उनसे पट्टा मांगते हैं, ये अजीब बात है। मैंने कहा जिनकी भूमि, जिनका जंगल जमीन, आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम पट्टा देंगे, हम पट्टा निरस्त करेंगे, हम पट्टा स्वीकार करेंगे। आपका अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो भाई आपका है, आप हमारे जगह आए, आप हमारी जमीन पर आए, आपका अतिक्रमण है। मेरे कपड़े मत फाड़िएगा, आपके नेता जो बैठे हैं इनके कपड़े फाड़िएगा कि इन्होंने मेरे कपड़े नहीं फाड़े। ये जिम्मेदारी इनकी भी है कि ये करवाएं। कौन सी आपकी बड़ी मांग है? इसमें से मैंने आपसे कहा आप छिंदवाड़ा जाइए, मैं हवा की बात नहीं करना चाहता हूं। कितनी मांगे छिंदवाड़ा में पूरी हो गई हैं। कितने बच्चों को नौकरी मिली जो गड्ढे खोदते थे। मैंने कहा इनका क्या करूं मैं परिवहन मंत्री था देश का। मैंने कहा मैं एक ड्राइविंग स्कूल बनाऊंगा, टेस्ट ट्रैक, सिम्युलेटर लगाऊंगा। सिम्युलेटर में तो मैंने भी ट्रायल किया, मैं फेल हो गया कि मैं गाड़ी चलाना भूल गया था। तो ये ट्रेनिंग करेंगे, जो गड्ढे खोदते हैं ये ड्राइवर बनेंगे, 15-20 हजार रुपए महीने कमाएंगे। ये मैंने कहा ये जेसीबी हम देखते हैं, ये बच्चे जेसीबी दूर से देखते हैं। इनको जब तक मैं जेसीबी ड्राइवरिंग की ट्रेनिंग ना कराऊं, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? वहीं कटिहार फायरिंग को लेकर सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कटिहार फायरिंग की निंदा करते हुए कहा कि बिहार में सरकार अब बस गोली की रह गई है। नीतीश कुमार को हर समस्या का समाधान सिर्फ गोली नजर आती है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पहले तो भाई ये घटना इतनी निंदनीय है और ये एक बार पुनः साबित करती है कि बिहार में सिर्फ लाठी और गोली की ही अब सरकार रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास हर समस्या का एकमात्र समाधान लाठी और अब गोली चलाना रह गया। लाठी बिहार में कौन नहीं खाया बताए ना। यहाँ पर छात्र से लेकर, शिक्षक से लेकर, अभ्यर्थी से लेकर, किसान सलाहकार से लेकर, पासी समाज से आने वाले लोगों से लेकर, राजनीतिक दल के लोगों को लेकर कौन है जो अभी तक लाठी नहीं खाया हो भाई? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास अगर सिर्फ एक लाठी गोली के अलावा अगर उनके पास किसी और समस्या का कोई समाधान नहीं है तो बता दें, एक नई परिभाषा अब रख दी जाए भैया। जंगल राज की जगह नीतीश राज को अगर परिभाषित करने के लिए सिर्फ लाठी और गोली की ही परिभाषा अगर इस्तेमाल करनी है तो कानून की सारी किताबें यहाँ पे जला देनी चाहिए। आईपीसी की सारी धाराएं समाप्त कर दें भैया। जरूरत क्या है किसी और धारा की? यहाँ पर अगर हर चीज के समाधान के लिए आपको अगर इसी का इस्तेमाल करना है भाई, वो अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को लेकर वहां पर गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निरंतरता में बिजली में हो रही अनियमितता को उजागर करने का हम लोगों ने काम किया, समय समय पर रह रहकर कि क्यों बिहार सरकार इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदती है, क्यों उसका बोझ बिहार के लोगों के ऊपर डाला जाता है,
किस तरीके से बिजली के दामों को बढ़ाकर बिल में दिया जाता है, तमाम बातें हम लोगों ने बार बार हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। भाई लाठी तक चलाने के लिए कानून बना हुआ है कि जब तक परिस्थिति अराजकता के माहौल पे नहीं जाए तब तक आप लाठी नहीं चलाएंगे तो शरीर के कौन से हिस्से पे चलेगी वो लाठी। और यहाँ तो भाई लाठी आप छोड़ दीजिए, सीधा गोली पर आ गए। ऐसी कौन सी अराजकता की परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हो रही थी? और अगर हो भी रही थी तो क्या प्रशासन का काम है कि वो लोगों को गोली मार देगा, उसकी हत्या कर देगा? भाई आप गिरफ्तार करते, लेकर जाते, कानून अपनी कार्रवाई करता, पर गोली चलाने का अधिकार कौन सी कानून की किताब भैया प्रशासन के लोगों को दे रहा है कि आप यहाँ पे आप ही असामाजिक तत्व बन जाइए, आप ही अपराधी बन जाइए? और उसके बाद शर्मनाक बयान, एक के बाद एक इनके मंत्रियों का बयान आता है कि भैया अगर कोई ऐसा हुड़दंग करेगा, ऐसी असामाजिक, कौन सा उन लोगों ने हुड़दंग किया भाई वहां पे? और मैं पुनः दोहराता हूं, आक्रोश है लोगों में, आक्रोश है भैया। अगर किसी के आज की तारीख में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन समस्याओं से बिहारी जूझ रहा है, आक्रोश है। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर पशुपतिनाथ पारस और उनके बीच विवाद की खबरों को लेकर जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने पशुपतिनाथ पर हमला करते हुए कहा कि अगर किसी भी घटक दल को कोई चिंता है, कोई शिकायत है तो वो गठबंधन के अंदर बात करे, मीडिया सीट देने वाला नहीं है। अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई किसी भी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूंगा तो ये गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। बयानबाजी से बचना चाहिए, और अगर कोई चिंता है, कोई शिकायत है किसी भी घटक दल को, तो पहले वो गठबंधन के भीतर जाए, जो कि सही जगह है, जो कि सही फोरम है, वहां जाए, वहां बातचीत करें, वहां पे क्लैरिटी। भाई मीडिया थोड़ी सीट देने वाला है, कैमरे से थोड़ी सीट मिलने वाली है, या माइक के आईडी थोड़ी आपको सीट देने वाले हैं। ये सीट तो गठबंधन के भीतर ही तय होगी ना, तो वहां पर जाकर बात करना ज्यादा जरूरी है। भाई मैं पुनः दोहराता हूं, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई कोई भी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूं। यकीनन ये तमाम बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर। एनडीए में औपचारिक तौर पर आने से पहले मेरी ये जितनी भी चिंताएं थी, जिसको कई बार मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है और उसे मेरी शर्तों के तौर पे कहा जाता है, वो शर्तें नहीं है, कंडीशंस नहीं है, वो मेरी चिंताएं जरूर रही हैं। क्योंकि गठबंधन का फैसला एक बड़ा फैसला होता है जो कि पार्टी के भविष्य को निर्धारित करता है। तो ऐसे में ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर हुई हैं। और मुझे मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।